हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। तो आप जानते हैं जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ लूसेंट। तो आज का टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किसके पार्ट में है? एग्जीक्यूटिव्स ऑफ स्टेट्स में है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर, तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब वो ऑफिस अपना किसके रिस्पेक्ट में होल्ड करते हैं? तो प्रेशर ऑफ एज इन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में। उसका क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर आर, अब क्वालिफिकेशन क्या है? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और शुड बी ओवर 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, मतलब या तो 35 ईयर या फिर 35 ईयर से ज़्यादा। उसके बाद मस्ट नॉट होल्ड अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड शुड नॉट बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट। ठीक है, उसके मतलब यहाँ क्या कर रहा है? ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो ना कोई भी सरकारी संस्थान को होल्ड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, और वहाँ से उनको सरकारी संस्थान से कहीं पे पैसा नहीं आना चाहिए। और जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया या फिर यूनियन और एनी स्टेट्स। अब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज इन अ स्टेट इज मेड एज अंडर आर्टिकल 155। तो 155 के अंतर्गत गवर्नर का क्या हो सकता है? अपॉइंटमेंट। और मतलब ये आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इफ़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज अपॉइंटेड गवर्नर, मतलब अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर गवर्नर के लिए अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? वो उनका मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेचर छोड़ना पड़ेगा, मतलब इमीडिएटली वहाँ से हटना पड़ेगा। उसके बाद द नॉर्मल टर्म ऑफ गवर्नर ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर, ये 5 साल के लिए होता है। बट इट मे बी टर्मिनेट अर्ली, मतलब वो टर्मिनेटेड मतलब पहले भी उसे हटा दिया जा सकता है या फिर वो पहले भी खत्म हो सकता है। अब मान लो डिसमिशल किया जाए, तो डिसमिशल किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 156 में। और रेजिग्नेशन मान लो देखा जाए तो रेजिग्नेशन आर्टिकल 156 क्लॉज 2 के हिसाब से। फिर देयर इज नो बार टू पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर मोर देन वंस, मतलब एक से ज़्यादा भी बार वो गवर्नर बन सकते हैं। ऐसा कोई भी बार मतलब ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, फिर वाई अन अपॉइंटेड गवर्नर, तो गवर्नर अपॉइंटेड क्यों है, इलेक्टेड क्यों नहीं है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बिकॉज इट वुड सेव द कंट्री फ्रॉम एविल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टिल अनदर इलेक्शन, मतलब इलेक्शन से बचा जा सके। अब इलेक्शन में खर्चा बहुत होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लगता है, तो वो सबसे बचा जा सकता है। फिर रन ऑफ पर्सनल इशूज। इफ़ द गवर्नर इज इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट वोट, अगर मान लो डायरेक्ट वोट से वो इलेक्ट होते हैं, देन ही माइट कंसिडर हिमसेल्फ सुपीरियर टू द चीफ मिनिस्टर लीडिंग टू फ्रिक्शन बिटवीन द टू। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लो गवर्नर भी दूसरा सोच सकते हैं ना कि मुझे भी पीपल ने ही इलेक्ट किया है, तो वहाँ पे पावर का मिसयूज़, मतलब पावर का प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, कौन ज़्यादा ऊपर अपने आप को मान सकता है। उसके बाद एक्सपेंसेस इन्वॉल्व एंड द एलाबरेट मशीनरी ऑफ द इलेक्शन वुड नॉट मैच द पावर ऑफ गवर्नर। उसके बाद अ सेकेंड रेट मैन ऑफ द पार्टी में गेट इलेक्टेड एज द गवर्नर। उसके बाद थ्रू अन अपॉइंटेड गवर्नर द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट। ओके, उसके बाद द मेथड ऑफ इलेक्शन में एनकरेज सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। उसके बाद पावर ऑफ गवर्नर, तो पावर ऑफ गवर्नर सबसे पहले आएगा। द गवर्नर हैज़ नो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर लाइक द प्रेसिडेंट। द गवर्नर के पास कोई भी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर नहीं होता है जैसे कि प्रेसिडेंट के पास होता है। बट ही हैज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर। तो उनके पास कौन सा होता है? लेग होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। उसके बाद एनालॉगस टू दोस ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं, तो गवर्नर हैज़ पावर टू अपॉइंट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उनके पास क्या पावर है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। उसके बाद एडवोकेट जनरल एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब वो अपॉइंट कर सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ वो क्या अपॉइंट कर सकते हैं, किनको? तो मिनिस्टर को, एडवोकेट जनरल को और पब्लिक सर्विस कमीशन को। द मिनिस्टर एज वेल एज एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो मिनिस्टर जो है और एडवोकेट जनरल है वो कब तक होल्ड करेंगे ऑफिस? ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर। और वहीं पे अगर हम प्रेसिडेंट का देखते हैं तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल आते हैं। तो बट द मेंबर, लेकिन जो मेंबर जो होते हैं ना पब्लिक सर्विस कमीशन के, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इन सम केसेस ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन, जो दिया गया है आर्टिकल 317 में। ठीक है, उस गवर्नर हैज़ नो पावर टू अपॉइंट जज, उनके पास कोई भी पावर नहीं है
to judge of the high court but he is entitled to be consulted by the president on that matter। मतलब वो प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्ट में रहेंगे लेकिन उनके पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि हाई कोर्ट के जज को वो अपॉइंट करेंगे। फिर लाइक द प्रेसिडेंट द गवर्नर हैज़ द पावर टू नॉमिनेट मेंबर, मतलब वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाले मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। फिलहाल वो खारिज कर दिया गया, हट गया है, लेकिन इनके पास ये पावर था। उसके बाद अब ये टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल द गवर्नर कैन नॉमिनेट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ लिटरेचर, साइंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विसेज। ये आपको ध्यान रखना है, गवर्नर क्या करेंगे, नॉमिनेट करते हैं कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और क्या होना चाहिए उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज। अब देखो कोऑपरेटिव मूवमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉरस्पॉन्डिंग लिस्ट ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में कोऑपरेटिव मूवमेंट ये नहीं है। उसके बाद मान लो लेजिस्लेटिव के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, LEG लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली पावर। तो लेजिस्लेटिव सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर लिए, अब हम लोग लेजिस्लेटिव डिस्कस करेंगे। तो गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर के, एंड ही हैज़ द राइट ऑफ एड्रेसिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस एंड ऑफ समनिंग, प्रोरोगिंग एंड डिजॉल्विंग द स्टेट असेंबली। फिर अंडर द आर्टिकल 200, तो अंदर आर्टिकल 200 के अंतर्गत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नर कैन रेफर एनी बिल फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब आर्टिकल 200 के हिसाब से गवर्नर ऐसा कोई भी बिल को अपने पास रख सकते हैं फॉर द प्रायर रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को पहुंचाने के लिए या फिर प्रेसिडेंट से कुछ उनके बारे में जानकारी लेने के लिए वो बिल रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, उसके बाद चलो जुडिशियल पावर देखते हैं गवर्नर का। द गवर्नर हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन एक्सेट्रा ऑफ द पनिशमेंट। देखो मैंने आपको सबके बारे में बता भी दिया है, ठीक है, रिस्पाइट, रिप्राइव, रिमिशंस है ना। बस इनके पास कौन सा पावर नहीं रहता है, पार्डन पावर नहीं रहता है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और ये किसके तहत है, आर्टिकल 161। अब देखो इमरजेंसी प्रोविजन, तो गवर्नर हैज़ नो इमरजेंसी पावर टू एनकाउंटर एक्सटर्नल एग्रेशंस और आर्म्ड रिबेलियन। उसके बाद ही हैज़ पावर टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर वो नहीं चल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी का फेलियर बताएंगे और आर्टिकल 356 के हिसाब से स्टेट इमरजेंसी लगवाएंगे। ठीक है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर क्या है, तो हेड है इसका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कैसे किए जाएंगे, तो बाय गवर्नर, और द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो अदर मिनिस्टर जो होंगे ना वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और किसके एडवाइस में, चीफ मिनिस्टर के। फिर एनी पर्सन may be appointed a minister but he must become member of legislature within 6 months of such appointment। मतलब कोई भी आदमी मिनिस्टर बन सकते हैं लेकिन अगर वो हाउस के मेंबर नहीं भी हो तो, लेकिन विद इन 6 मंथ उनको बनना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह का मेंबर। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कहाँ के होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रहेंगे, तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल वो रहेंगे गवर्नर के। आपको ध्यान रखना, ये मैंने सेंटर में बताया था। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के। और वहाँ पे अगर रहेंगे तो वो लोकसभा के। मतलब अगर सेंटर में देखते हैं तो, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रहेंगे, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे गवर्नर के, और वहाँ पे सेंटर में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे प्रेसिडेंट के। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर इज सिमिलर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर। तो रिलेशन जो गवर्नर और हिज मिनिस्टर का रहेगा ना, सिमिलर रहेगा बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर। मतलब दोनों आपको रिलेट करके बताया गया है यहाँ पे। अब देखो डिस्क्रिशनरी पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। तो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी रहते होंगे गवर्नर की, जैसे कि द फंक्शन which are specially required by the constitution to be exercised by the governor is said to be in his discretion। जैसे कि देखा जाए तो गवर्नर ऑफ आसाम can determine the amount payable by the state of Assam to the district council as a royalty acquiring the license for the mineral। तो मिनरल के लाइसेंस के लिए एक्वायर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा पेमेंट वो किसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में रहेगा पेमेंट पेबल करने के लिए स्टेट ऑफ आसाम को। उसके बाद वेयर अ गवर्नर इज अपॉइंटेड अब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। मतलब गवर्नर क्या रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे यूनियन टेरिटरी के। ही कैन फंक्शन एज सच एडमिनिस्ट्रेटर इंडिपेंडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वैसे एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेंगे ना वो इंडिपेंडेंट रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ठीक है, ये आप दिल्ली से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, LG और CM का जो इंडिपेंडेंस रहता है, बहुत ज़्यादा टर्मोइल है बीच में, लेकिन ठीक है थोड़ा मोड़ा रिलेट कर सकते हो। तो द प्रेसिडेंट may direct that the governor of Maharashtra or Gujarat shall have a special responsibility for taking steps for the development of
विदर्भा एंड सौराष्ट्र। ये किस में रहेगा? तो प्रेसिडेंट क्या कह सकते हैं, मे डायरेक्ट दैट गवर्नर को डायरेक्शन दे सकते हैं किस और कौन से गवर्नर को, महाराष्ट्र या फिर गुजरात के, किसके लिए, टू हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके लिए, तो कौन से रीजन के लिए, विदर्भा और या फिर सौराष्ट्र वाले रीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द गवर्नर ऑफ नागालैंड हैज़ सिमिलर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गवर्नर ऑफ नागालैंड के लिए क्या रहेगा? देखो अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात के लिए पढ़ा, अब यहाँ पे गवर्नर ऑफ नागालैंड के लिए क्या रहेगा? रिस्पेक्ट ऑन ऑर्डर ऑफ दैट स्टेट। उस गवर्नर ऑफ मणिपुर के लिए भी सेम रहेगा, तो हैज़ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ध्यान रखोगे, अभी मणिपुर वाला मैटर बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में है ना, तो हो सकता है गवर्नर के बारे में पूछ दे। द गवर्नर ऑफ मणिपुर हैज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग of the committee of the legislative assembly consisting of members elected from the hill areas of that state. उस governor of Sikkim has special responsibility for the peace and equitable arrangement for ensuring that social and economic advancement. उस governor has the power to dismiss an individual ministry at any time. तो उसके पास कोई भी मतलब मिनिस्ट्री को डिसमिस करने का पावर रहता है किसी भी टाइम। उस गवर्नर कैन डिसमिस अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसमिस कर सकते हैं, और द चीफ मिनिस्टर ओनली व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नर डज नॉट थिंक फिट टू डिसॉल्व द असेंबली। उसके बाद एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ईच स्टेट हैज़ एन एडवोकेट जनरल, सारे स्टेट के पास एडवोकेट जनरल रहता है। उसके बाद एन ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ अटॉर्नी जनरल, सेम दैट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हैविंग द सिमिलर फंक्शंस ऑफ द फॉर द स्टेट। मतलब सेम जैसे कि स्टेट को फंक्शनिंग करनी रहेगा, वही अटॉर्नी जनरल क्या करता है, सेंट्रल के फंक्शनिंग के लिए रहता है। ठीक है, और वो अपॉइंट कैसे होते हैं? तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर होते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। उसके बाद ओनली अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल पर्टिकुलर स्टेट। और सेम अटॉर्नी जनरल में होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने का जो क्वालिफिकेशन रहेगा, वही अटॉर्नी जनरल का भी, वही एडवोकेट जनरल का भी अटॉर्नी जनरल का भी क्वालिफिकेशन रहेगा, और वहीं जज ऑफ हाई कोर्ट का जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो एडवोकेट जनरल बनने का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद ही हैज़ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, मतलब वो हाउस में क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर में टेक पार्ट, और ही कैन टेक पार्ट और प्रोसीडिंग्स को, ये क्या मतलब ही कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स, बट ही कांट वोट, वो वोट देने का उन्हें हक नहीं है। सेम इज दैट ऑफ इन अटॉर्नी जनरल। अब देखो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर क्या कहता है होगा? तो सम स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो बाइकैमरल का मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होता होगा, उसको बाइकैमरल कह रहे हैं। ठीक है, हैविंग 2 हाउसेज, दैट इज 7 स्टेट है। जैसे कि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला भी फिलहाल नहीं है, ये हट गया है, ये भी हमारा स्टेट से पहली बार यूटी में कन्वर्ट हुआ है, तो आप इसको नहीं लोगे। ये कब हुआ था? 2019 में, है ना, आपको ध्यान रखना होगा, लेटेस्ट यही वाला हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर चेंजेस करते हो तो यहाँ पे 6 स्टेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन द रिमेनिंग स्टेट द लेजिस्लेचर इज यूनिकैमरल, तो बाकी में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है और हैज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। उसके बाद फॉर क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट शुड पास अ रिजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। आपको एकदम ध्यान रखना होगा कौन से मेजोरिटी से, तो स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% मेंबरशिप टोटल मेंबरशिप ऑफ द 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये आपको ध्यान रखना होगा, यही है आपका स्पेशल मेजोरिटी फॉलोड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कैसे होगा फिर से मैं बता देता हूँ। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट शुड पास अ रिजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मे वेरी बट इट्स मेंबरशिप शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बट नॉट लेस देन 40। 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, और 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ पार्शली नॉमिनेटेड एंड पार्शली इलेक्टेड बॉडी। वो आधा नॉमिनेटेड होते हैं और आधा इलेक्टेड बॉडी होते हैं, जिसमें से इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इनडायरेक्ट, लेकिन वहाँ का इलेक्शन जो होता है ना वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सेम एज दैट ऑफ इन आर राज्यसभा में वही होता होगा ना, ध्यान है आपको। इनडायरेक्ट एंड अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें से 5/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ काउंसिल इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड 1/6 ऑफ द नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। आपको ध्यान रखना है 5/6 और टोटल नंबर ऑफ काउंसिल is indirectly elected और 1/6 is nominated by the governor, जिसमें से 1/3 of the total member of the council is elected by local bodies such as municipalities and district board। उसके बाद 1/12
इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट ऑफ 3 years स्टैंडिंग रिसाइडिंग इन द स्टेट। उसके बाद 1/12 इज इलेक्टेड बाय द टीचर। आपको याद रखना है, जैसे 1/3, 1/3, 1/3 ऑफ द, जैसे 1/3 ऑफ द मेंबर की क्या होना चाहिए, इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, ठीक है। उसके बाद 1/12 जो होना चाहिए वो ग्रेजुएट्स होने चाहिए, फिर 1/12 जो होने चाहिए वो टीचर्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 1/12 इलेक्टेड बाय टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आंध्र प्रदेश में कितना है टोटल से 50, तेलंगाना में कितना है 40, बिहार में 75, जम्मू एंड कश्मीर में 36, कर्नाटका में 75, महाराष्ट्र में 78 और उत्तर प्रदेश में 99। उसके बाद जो है 1/3 इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमॉन्ग दिस पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली। उसके बाद द रिमाइंडर इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम पर्सन स्पेशलाइज्ड इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव movements and social service. Also the court cannot question the bona fide or propriety of the governor's nomination in any case, or the legislative assembly of the each state is directly elected on the basis of adult suffrage for the territorial constituency. और जो नंबर ऑफ असेंबलीज कैन नॉट बी मोर देन 500 नॉट लेस देन 60, ठीक है। मेंबर जो असेंबली के होंगे ना वो 500 से ज़्यादा और 60 से कम नहीं हो सकते हैं। और द मिजोरम दैट इज असेंबली इन मिजोरम एंड गोवा हैव ओनली 40 मेंबर्स वाइल द असेंबली इन सिक्किम हैज़ ओनली 32 मेंबर्स। यहाँ पे ये एक्सेप्शनल है। उसके बाद गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन असेंबली। उसके बाद ड्यूरेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 year। इट मे बी डिजॉल्व सूनर than 5 year by the governor. उसके बाद term of 5 year may be extended by the parliament in case of proclamation of emergency by the president for not more than 1 year at a time. उसके बाद legislative council देखा जाए तो that is विधान परिषद is parliament is the permanent body like the council of state। ये क्या है, राज्यसभा के बारे में बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट डिजॉल्व। ये डिजॉल्व नहीं होता है, सेम एज दैट ऑफ राज्यसभा, है ना। तो 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटायर्स ऑन एवरी सेकेंड ईयर। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली हैज इट्स स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू देम आर एनालॉगस टू दोज रिलेटिंग टू करस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स इन यूनियन ऑफ पार्लियामेंट। उस क्वालिफिकेशन देखा जाए तो शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेस देन 25 years ऑफ एज और लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज और शुड नॉट पोसेस मतलब शुड पोसेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द बिहाफ ऑफ अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। उसका कंपैरिजन देखते हैं अगर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बिटवीन द बाइकामरल लेजिस्लेचर और एंड पार्लियामेंट में, तो फॉर मनी बिल द पोजीशन इज सेम, मतलब मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। उसका फॉर अदर बिल द ओनली पावर टू द काउंसिल इज टू इंटरपोज अ डिले ऑफ 3 months, दैट इज इन केस द डिसएग्रीमेंट द बिल इज in second time referred to the legislative council and this time council has no power to withhold the bill for more than a month, है ना। उस वक्त गवर्नर पावर ऑफ वीटो क्या है, तो व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नर आफ्टर इट्स अप्रूवल बाय द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, द गवर्नर क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर हिज असेंट टू द बिल इन केस इट वुड बी अ लॉ एट वंस, या फिर डिक्लेयर दैट ही withhold his assent to the bill such bills fails to become a law, मतलब वो withhold कर सकते हैं, give his assent कर सकते हैं, या फिर declare that he withhold his assent to the bill and bill is returned with the message, मतलब other than money bill। उसमें ये प्रोविजन जो है ना, ये क्या है, ये रिजर्व कर सकते हैं बिल को फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, सच रिजर्विंग इज कंपलसरी वेयर द लॉ इज क्वेश्चन वुड डेरोगेट फॉर द पावर ऑफ हाई कोर्ट, है ना। मतलब पावर ऑफ हाई कोर्ट का अगर डेरोगेटरी कर रहे हैं तो उस तरह के बिल को आपको रखना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए। और यहाँ पे देखो एक कैच है, अगर प्रेसिडेंट अगर एक बार बिल को रिटर्न कर देते हैं फिर से रिकंसिडर करके फिर से अगर लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को बिल देता है तो सेकेंड टाइम में भी प्रेसिडेंट बाउंडिश नहीं है, मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है बिल को पास करने के लिए। और लेकिन यही इसी तरह का प्रोविजन है, प्रेसिडेंट अगर लोकसभा का बिल अगर रिटर्न करते हैं और फिर से जब लोकसभा बिल को प्रेजेंट करता है तो प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी है बिल को पास करने के लिए, लेकिन वहीं पे स्टेट लेजिस्लेचर ऑब्लिगेटरी नहीं है ना। उस पावर ऑफ गवर्नर टू परमिगेट ऑर्डिनेंस, दैट इज द गवर्नर कैन परमिगेट ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन लेजिस्लेचर और बोथ द हाउसेस देयर ऑफ आर नॉट इन सेशन। इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद एन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन इट असेंबल्स। उसके बाद ऑर्डिनेंस सीजेस टू हैव effect after 6 weeks from the date of its assembly unless disapproved earlier by the legislature। उस पर गवर्नर हिमसेल्फ इज
competent to withdraw the ordinance at any time, or the scope of ordinance promulgating power of the governor is confined to the subject of list 2 and list 3 of 7th schedule. उसके बाद गवर्नर कैन नॉट promulgate ordinance without instruction from the president if a bill containing the same provisions would require provisions sanctions of the president. उसके बाद बिल इज रिक्वायर्ड टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. उसमें प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो क्या क्या प्रिविलेजेस है? तो प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर सिमिलर टू दोस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट. दैट इज ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस फॉर कंटेम्प्ट. उसके बाद ईच हाउस इज सोल जज ऑफ द क्वेश्चन वेदर any of its privileges has been infringed, or court has no jurisdictions to interfere with the decision of the houses on its point, or no house of the legislature can create any new privilege for itself. Court can determine whether the house possesses a particular privilege. उसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो द जुरिडिक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इन द रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर इज कन्फाइंड टू द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. वहीं पे रेसिडरी पावर जो होगा ना वो कहाँ बिलोंग करेगा? लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में. उसके बाद मान लो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो रहा है अंडर आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस has not effect मतलब has no effect in state of Jammu and Kashmir without the concurrence of government of the state. उसके बाद no decisions affecting the dispositioning of the state can be made by the government of India without the consent of government of state. The union has no power to suspend the constitution of the state on the ground of failure to comply with the directions given by the union under article 365. उसके बाद article 365 to 357 relating to the suspension of constitutional machinery मतलब presidential emergency तो होता है ना, has been extended to Jammu and Kashmir by amendment order of 1964, but failure would mean failure of the constitutional machinery of Jammu and Kashmir. The union has no power to make a proclamation of financial emergency with respect to state of Jammu and Kashmir under article 360. उसके बाद DPSP मतलब DPSP do not apply टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये सब प्रोविजन अब नहीं रहा है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं पंचायती राज में. तो क्या कहता है? द टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें क्या कहता है? द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद पंचायती राज वाज द constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment Act 1992. उसके बाद दिस बिल वॉज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन 22 दिसंबर 1992. कौन सा? पंचायती राज वाला. एंड राज्यसभा ऑन 23 दिसंबर 1992. लेटर इट वॉज अप्रूव्ड बाय 17 स्टेट असेंबली एंड रिसीव्ड असेंट of the president on April 23rd 1993. उसके बाद दिस एक्ट हैज एडेड अ न्यू पार्ट 9th to the constitution. Thus part is entitled as panchayats or it consisted of provisions from article 243 to 243O. उसके बाद the act has also added a new 11th schedule to the constitution, or the schedule contains 29 functions items of panchayat, or it deals with article 243G, or part 9 of the constitution envisages that 3 tier systems of panchayat, with panchayat at village level, that is the district panchayat at district level, the intermediate panchayat in state where the population is above 20 lakh, or the seat of panchayat is filled by the direct election. उसके बाद electoral college is the electorate in name of ग्राम सभा. अब ग्राम सभा क्या है? इस विलेज असेंबली है consisting of all the registered voters in the area of पंचायत. उसको the member of पंचायत at the village, intermediate and district level shall be elected directly by the people. The chairperson of the panchayat at the intermediate and district level, that is जिला परिषद, shall be elected indirectly by form among the elected member thereof. उसके बाद सरपंच जो होंगे वो प्रिसाइड करेंगे ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इवन इन शेड्यूल एरिया. उसके बाद चेयरपर्सन जो होंगे पंचायत के एट विलेज लेवल इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ पास्ड बाय द स्टेट, और सीट्स आर रिजर्व फॉर द पंचायत फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 243D में. अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेसा एक्ट ऑफ 1996 एक्सटेंशन एक्ट. ठीक है, तो द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन relating to the panchayat are not applicable to 5th schedule area. However, the parliament may extend this provision to such areas. फिर under this provision the parliament has enacted the provisions of panchayat, that is extension to schedule area act 1996, popularly known as the PESA act or extension act. 10 स्टेट है इसमें, जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़िया, राजस्थान, तेलंगाना हैव 5th schedule area till 2016. with out of the
reserved seat, 1/3 is reserved for the women belonging to scheduled caste and scheduled tribe, and 1/3 or total seat to be filled by the direct election in every panchayat is reserved for women. उसके बाद a state can make similar reservation for the chairperson in panchayat, or every panchayat can constitute for 5 years from the date of first meeting, or it can be dissolved earlier in accordance with the state law. A panchayat constituted after the premature dissolution continues only for the remainder of the period, but if the remainder of the period is less than 6 months, it is not necessary to hold the election. मतलब सिर्फ अगर 6 महीने ही बाकी हैं तो इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है. उसके बाद a person above 21 year of age and qualified to be the member of the state legislature are qualified as the member of पंचायत. member of पंचायत कौन कह सकते हैं? एज एन आर्टिकल 243F. तो जो पर्सन जो 21 ईयर से ज़्यादा रहेंगे वो क्वालिफाई रहेंगे मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के लिए. उसके पंचायत कैन बी एंट्रस्टेड टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. उसके बाद अ स्टेट कैन ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एक्सेट्रा. उसके बाद आर्टिकल 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था. तो आर्टिकल 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 24 अप्रैल 1993 को लिया गया था, वो क्या कहता है? तो हर 5 साल में स्टेट अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द पंचायत एंड मेक रिकमेंडेशंस. ठीक है. उस पर स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर सुपर इंसिडेंस डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू द पंचायत. ये कहाँ है? आर्टिकल 243 का के क्लॉज में. उसके बाद द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन अक्टूबर 1952 में. ओके. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाज इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट टाइम इन 1958 इन सम एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस. तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कहाँ इंप्लीमेंट किया गया था? आंध्र प्रदेश में. और किसके लिए? एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए. उसके बाद पंचायत राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे? ऑन अक्टूबर 2 गांधी जयंती ऑन 1959 इन नौगौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? तो नौगौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ओके. उसके बाद राजस्थान में इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर पंचायती राज वाज इम्प्लीमेंटेड इन होल स्टेट, और राजस्थान वाज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश विच ऑल्सो अडॉप्टेड इन 1959. तो दोनों को दैट इज 1959 में ही राजस्थान में पहले अडॉप्ट हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में अडॉप्ट हुआ था. उसके बाद अ सब कमेटी ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी दैट इज ऑफ पार्लियामेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1988 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीके और Thungong, who made recommendation for the first time that the Panchayati Raj bodies should be constituted and constitutionally recognized. उसके बाद but the recommendations of the Gadgil committee. तो Gadgil committee report के अनुसार क्या बोला गया था in 1988 that under the chairmanship of B.N. Gadgil became the basis of drafting an amendment bill aimed at conferring the constitutional status and protection of the protection to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. अब चलिए कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज सबसे पहले आए थे हमारे बलवंत राय मेहता कमेटी. ये कब आए थे? जनवरी 1957 को. और डेट ऑफ रिपोर्ट तो 24 नवंबर 1957. उसके बाद अशोक मेहता कमेटी ऑन वर्किंग ऑफ पंचायत के लिए आए थे. ये वो कब आए थे? 12 दिसंबर 1977 को. ये कब आए फिर? डेट ऑफ रिपोर्ट इनका 21 अगस्त 1978 सितंबर. उसके बाद हनुमंत राव कमेटी ये डायरेक्ट लेवल प्लानिंग, ये कब आए थे? सितंबर 1988 को. और ये कब डेट ऑफ रिपोर्ट? तो मई 1984 को. उसके बाद GVK राव कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इनका कब हुआ था? 25 मार्च 1985 को. और डेट ऑफ रिपोर्ट इनका कब था? दिसंबर 1985 को. फिर LM सिंघवी कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ पंचायत, ये इनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं फाइनलाइज हुआ था. और डेट ऑफ रिपोर्ट इनका कब हुआ था? 27 नवंबर 1986 को. उसके बाद PK थुगोंग कमेटी जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ये कब आए? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इनका 1988. और VN गडगिल कमेटी ये कब आए थे? हाउ बेस्ट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव, ये 1988 को आए थे. ठीक है. उसके बाद कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बाद कमेटी, तो सबसे पहले नेम ऑफ कमेटी में टास्क फोर्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड फंक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ये चेयरमैन के कौन थे? ललित माथुर. ये अपॉइंटेड इन 2001 और रिपोर्टेड इन 2001. उसके बाद एक्सपर्ट ग्रुप ऑन प्लानिंग
एट द ग्रास रूट लेवल। ये चेयरमैन इनके वी रामचरण और अपॉइंटमेंट इनका 2005 में और रिपोर्ट इनका 2006 में। उसको टास्क फोर्स फॉर प्रिपरेशंस ऑफ मैनुअल एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये इनके चेयरमैन कौन है? तो श्रीमती राजवंत संधू और अपॉइंटमेंट इनका 2008 में और रिपोर्ट इनका 2008 में। फिर कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ DRDA दैट इज डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये वी रामचरण और अपॉइंटमेंट इनका 2010 में और रिपोर्ट इनका 2012 में। फिर एक्सपर्ट कमेटी ऑन लेवरेजिंग पंचायत्स फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड मणिशंकर अय्यर, ये ये चेयरमैन इनके मणिशंकर अय्यर और अपॉइंटमेंट इनका 2012 में और रिपोर्ट कब हुआ था इनका? रिपोर्ट इन ये 2013 में। अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे म्यूनिसपैलिटीज़। तो द टर्म अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया सिग्निफाइज द गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरिया। तो सिग्निफिकेंस मतलब क्या सिग्निफाई करता है ये? कैसे हम अर्बन एरिया को गवर्न करेंगे? बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो 8 टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट है इन इंडिया। तो सबसे पहले देखेंगे हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर म्यूनिसपैलिटीज़, फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी, फिर टाउन एरिया कमेटी, फिर कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी मतलब SPA। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 8 टाइप के लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया हैं। उसके बाद द सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशनाइज्ड थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो अर्बन गवर्नमेंट कैसे कब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ था? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। उसके बाद द एक्ट हैज़ एडेड अ न्यू पार्ट दैट इज पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखेंगे आप, पंचायती राज पार्ट 9 को ऐड किया था और यहाँ पे पार्ट 9A को कौन ऐड किया है? मतलब किसके लिए ऐड किया गया है? तो मेनली म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए किया गया है। तो दिस पार्ट इज एंटाइटल्ड एज द म्यूनिसपैलिटीज़ एंड कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजन फॉर आर्टिकल 243P टू 243ZG। आपको याद रखना है 243P टू 243ZG। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई। तो द एक्ट हैज़ ऑल्सो एडेड अ न्यू 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 12वां शेड्यूल भी ऐड हो गया था। तो जिसमें क्या कहता है? तो दिस शेड्यूल कंटेन्स द 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनिसपैलिटीज। इट डील्स विद आर्टिकल 243W पार्ट 9A gives a constitutional foundation to the local self-government until it is in urban area. उसके बाद most provision for municipalities are similar to those contained in part 9. Example structure, reservation of the seats, functions, sources of incomes, etc. With the act provides 3 types of municipalities in every area. 3 टाइप का municipalities हर एरिया में है, जैसे कि नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, आपके घर का कौन सा है बताओ, कमेंट्स में बता सकते हो तो, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के साथ, क्योंकि वही आपको पता चलेगा कि आपके घर में आपके घर के पास क्या चल रहा है। म्यूनिसिपल आपका घर मतलब कहाँ पे है? म्यूनिसिपल काउंसिल में है, कॉरपोरेशन में, या फिर नगर पंचायत में है। तो देखो नगर पंचायत किसको बोलते हैं? दिस इज फॉर एन एरिया बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। और वहीं पे म्यूनिसिपल काउंसिल क्या रहेगा? दिस इज फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया, छोटा अर्बन एरिया के लिए। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये क्या रहेगा? दिस इज फॉर अ लार्ज अर्बन एरिया, मतलब यह ध्यान रखना, नगर पंचायत मतलब गांव वाले एरिया के लिए। म्यूनिसिपल काउंसिल जो टाउनशिप वाले एरिया रहते हैं ना, दिस इज अंडर स्मॉलर अर्बन एरिया। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़े बड़े मतलब सिटीज़ कैपिटल्स होते हैं ना, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ द टॉप मोस्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो ना, दिल्ली में भी रहता है हमारा। तो द मेंबर ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ आर जनरली इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो मेंबर ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़, जो म्यूनिसपैलिटीज़ के मेंबर रहते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन द म्यूनिसपैलिटीज़। तो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाते हैं इन द म्यूनिसपैलिटीज़। उसके पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके मेंबर्स ऑफ लोकसभा, स्टेट असेंबली, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कौन है? द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ में सबसे पहले आएंगे पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मेंबर ऑफ लोकसभा, स्टेट असेंबली, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद द चेयरपर्सन ऑफ वार्ड कमेटी। अब देखो यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है, इफ द पॉपुलेशन इज 3 लाख और मोर, अगर पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है तो वार्ड कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड। और 2 कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट फॉर प्रिपेयरिंग डेवलपमेंट प्लान एरिया।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एट द मेट्रोपॉलिटन लेवल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब 2 कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा फॉर प्रिपेयरिंग डेवलपमेंट प्लान, जिसमें से डेवलपमेंट प्लान में एक होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, एक होगा मेरा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। देखो फिर से मैं अगर बता दूं तो यहाँ पे लिखा गया है द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन इन म्यूनिसिपैलिटीज। तो रिप्रेजेंटेशन इन म्यूनिसिपैलिटीज में अगर देखा जाए तो कैसे लोग रहेंगे, तो जिसका स्पेशल नॉलेज रहेगा, या फिर वो मेंबर ऑफ लोकसभा के रहेंगे, या फिर मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, या फिर राज्यसभा के, और चेयरपर्सन ऑफ वार्ड कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसे मेजर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में Article 124 of the Constitution has the provision for establishment and continuation of the Supreme Court. While the Supreme Court number of judges, amendments, acts, that is 11th of 2009, the Supreme Court consisting of Chief Justice of India, and until the Parliament by law prescribes a large number of not more than 30 other judges. उसके बाद the proceedings of Supreme Court are conducted in English only. तो proceedings of Supreme Court वो English में ही किया जाएगा, और Supreme Court rules that is 2013 replacing the 1996 rules have been framed under Article 145 of the Constitution to regulate the and the practice the procedure of the Supreme Court. फिर every judges of Supreme Court after the consulting the Chief Justice of Supreme Court is appointed by the presiding of मतलब appointed by the President of India। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 की क्लॉज 1 और 2। उसके बाद इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के से कंसल्ट ले सकते हैं, एंड हाई कोर्ट एज ई थिंग्स अप्रोप्रिएट, मतलब वो जिनको अप्रोप्रिएट मानते हों। उसके पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, और अगर ही हैज़ बीन हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, अगर वो एटलीस्ट 5 ईयर के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हों, या फिर एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट के लिए, कितने साल तक? 10 साल के लिए। उसके बाद नो मिनिमम एज और फिक्स्ड period of the office is prescribed for appointment as a judge of Supreme Court, or a judge of Supreme Court ceases to be on अगर वो attains the age of 65, मतलब सीजेस टू मतलब वो अपने उपाधि से, मतलब अपने पोजीशन से हट सकते हैं, हटाया जा सकता है अगर वो कितने एज को क्रॉस कर जाएंगे? 65 ईयर को, या फिर रिजाइनिंग इन राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, या फिर ऑन बीइंग रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब किन्हीं 3 तरीका से, इस तरीका से वो अपने पोस्ट से हट सकते हैं। द ओनली ग्राउंड फॉर सच रिमूवल्स आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, मतलब किस ग्राउंड में हटाया जा सकता है उनको? तो सिर्फ 2 ही ग्राउंड, दैट इज मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। और वो कौन से आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 124 की क्लॉज 4 में। फिर प्रोसीजर फॉर रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, तो कैसा रहेगा इम्पीचमेंट? मोशन पास किया जाएगा जो कितने मेंबर से? 100 मेंबर ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा। आपको मैं बहुत लेमन टर्म इसलिए बता दे रहा हूँ, यहाँ बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको याद है तो ठीक है। जैसे देखो एक प्रपोजल पास होना चाहिए 100 मेंबर का, जिसमें से लोकसभा का और 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा का, और वो किससे साइन होना चाहिए? प्रेसिडेंट से साइन होना चाहिए। उसके बाद जब वो प्रपोजल साइन हो जाएगा तो मोशन इज देन इन्वेस्टिगेटेड बाय द कमेटी ऑफ 3, दैट इज 2 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। उसके बाद अगर वो कमेटी फाइंड करता है कि जज गिल्टी है तो रिपोर्ट ऑफ द कमेटी इज कंसिडर्ड इन द हाउस वेयर द मोशन इज पेंडिंग, ठीक है। अगर मोशन पास हो जाता है इन ईच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट मोर देन 2/3 मेंबर ऑफ, मतलब 2/3 of the member present and voting, and address is presented to the president, मतलब 2/3 of member present and voting plus 50% total membership of the house, ठीक है। उस तरह से अगर वो पास हो जाता है तो जज इज रिमूव्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स हिज ऑर्डर टू फॉर द रिमूवल ऑफ सच एड्रेसेस। अभी तक फिलहाल कोई ऐसा जज रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट इज सेम फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दैट ऑफ द हाई कोर्ट। फिर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन द कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर जज कैन नॉट प्लीड और एक्ट, मतलब वो कहीं एक्ट नहीं कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 3 फोल्ड, सबसे पहले होगा उनके पास कौन सा जुरिडिक्शन? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। फिर दूसरा उसके पास जुरिडिक्शन होगा एपेलेट जुरिडिक्शन, और तीसरा एडवाइजरी जुरिडिक्शंस। अब चलिए, डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूनियन और बिटवीन द यूनियन एंड एनी स्टेट इज विद इन द एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब किसी 2 स्टेट में अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। मतलब वो कोर्ट अपने सुबो मोटो, मतलब खुद से जाके वहाँ पे अपील कर सकते हैं, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। उसको जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इशू ऑफ रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज ट्रीटेड एज ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दो कॉल्ड एज अ रिट जुरिडिक्शन, मतलब
मतलब वो रहेगा रिट जुरिडिक्शन ही, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के लिए वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहलाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही बना है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। ठीक है, सिर्फ वो ही नहीं बना है, लेकिन अगर मान लो किसी का फंडामेंटल राइट्स को हनन किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सुप्रीम कोर्ट में हियर द अपील बाय ग्रांटिंग स्पेशल लीव अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ जजमेंट और other made by the any court or tribunals except as a military tribunal. उसमें under advisory jurisdiction Supreme Court can give its opinion any matter of law fact of public importance referred it to by the president. उसके बाद revised rate of salary अब देखा जाए तो जो उतना important नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट इज द हेड ऑफ जुडिशरी इन द स्टेट। द हाई कोर्ट, देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, 3 हैविंग द जुरिडिक्शंस ओवर मोर देन 1 स्टेट। ठीक है, मतलब 24 हाई कोर्ट्स है और 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसके पास एक से ज़्यादा स्टेट को वो हैंडल करते होंगे। देखो 6 हाई कोर्ट दैट इज इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश एंड मद्रास, राजस्थान हैव 11 परमानेंट बेंचेस अमॉन्ग देमसेल्फ। परमानेंट बेंचेस अमॉन्ग देमसेल्फ है उनके पास। ठीक है, 6 हाई कोर्ट्स के पास। फिर ओनली कर्नाटका हाई कोर्ट हैव 2 सर्किट बेंचेस एट धारवाड़ एंड गुलबर्गा। उसके बाद अमॉन्ग द यूनियन टेरिटरीज दिल्ली अलोन हैज़ अ हाई कोर्ट, मतलब सिर्फ यूनियन टेरिटरी एज इन दिल्ली के पास ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। अदर 6 यूनियन टेरिटरीज कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हाई कोर्ट, और इवन जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर इन मेकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर of the state and also the chief justice of high court. उसके बाद judge of high court is in administered oath of office by the governor of the state or some person appointed by him for the पर्पस। उसके बाद जज ऑफ हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास कितना टाइम था 65, और यहाँ पे 62 ईयर्स है हाई कोर्ट के जज के पास। फिर हाई कोर्ट जज कैन लीव हिज ऑफिस। उसके बाद कैसे लीव कर सकते हैं, तो बाय रेजिग्नेशन इन राइटिंग द एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, या फिर बाय बीइंग अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बीइंग ट्रांसफर्ड टू एनी अदर कोर्ट और हाई कोर्ट बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद देखते हैं बाय रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट इज सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम लोगों ने देखा था 100 प्रपोजल होने चाहिए लोकसभा में और 50 प्रपोजल होने चाहिए राज्यसभा में, और स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो गया तो वो जज रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट क्या होना चाहिए, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 62 साल के होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर मस्ट हैव हेल्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इन जुडिशियल ऑफेंसेस टेरिटरीज और एक्सपीरियंसेस 10 ईयर एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more such high court in succession in India. The salary and allowances of high court judges are charged under the consolidated fund of state, that is article 202 clause 3 का D. फिर after the retirement a permanent judge of high court can not plead or act in the court before any authority in India except the Supreme Court and High Court which he has not worked. Okay. उसके बाद हाई कोर्ट एंड सीट एंड जुरिडिक्शन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट देखो टेरिटरी ऑफ जुरिडिक्शन इसका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बॉम्बे का, महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़, दिल्ली का अपना दिल्ली, फिर गुवाहाटी का, आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, गुजरात का, गुजरात अलोन। देखो हम लोगों ने जब पढ़ा था ना हाई कोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 24 हाई कोर्ट। ठीक है, और हमारे पास लगभग स्टेट 28 हैं, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे झारखंड का अपना झारखंड है रांची में, फिर कर्नाटका में, फिर केरला एंड लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश अपने मध्य प्रदेश में है, फिर मद्रास का, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, फिर मणिपुर, मेघालय, फिर उड़ीसा, पटना का, बिहार, और पंजाब एंड हरियाणा का, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ इसका जुडिक्शंस है। फिर राजस्थान का राजस्थान हाई कोर्ट, फिर सिक्किम का सिक्किम हाई कोर्ट का सिक्किम, उत्तराखंड हाई कोर्ट का उत्तराखंड एंड त्रिपुरा का त्रिपुरा हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखो मान लो अगर प्रिंसिपल सीट देखा जाए तो यूपी वाला कहाँ है, इलाहाबाद में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हैदराबाद में, महाराष्ट्र का मुंबई में, वेस्ट बंगाल अंडमान निकोबार का कोलकाता दैट इज सर्किट बेंच ऑफ द पोर्ट ब्लेयर मतलब निकोबार वाला, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में, दिल्ली का दिल्ली में, आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश का कहाँ रहेगा, गुवाहाटी में, और इसका बेंच एट कोहिमा फॉर नागालैंड और मिजोरम, और इन ईटानगर फॉर क्या बोलते हैं उसको अरुणाचल प्रदेश, और एजवाल फॉर मिजोरम। ओके, गुजरात का कहाँ रहेगा, शोला इन अहमदाबाद, फिर हिमाचल प्रदेश का शिमला, फिर जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर एंड जम्मू, फिर झारखंड का रांची, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरला एंड लक्षद्वीप का एर्नाकुलम, मध्य प्रदेश का जबलपुर, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का चेन्नई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, उड़ीसा का कटक, बिहार का पटना, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में, और राजस्थान का जोधपुर में दैट इज बेंच जयपुर में उसका एक और सिक्किम का गैंगटॉक,
उत्तराखंड का नैनीताल एंड त्रिपुरा का अगरतला। ओके, अब हम नेक्स्ट जब आपसे मिलेंगे तो इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।